तो कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्ब्स लॉ ही तो है ये भी, लेकिन इसमें क्या है, वेक्टर फॉर्म है। दैट मीन्स मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है। मैग्नीट्यूड हमने देखा था कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से, जब दो चार्जेस इंटरेक्शन करते हैं तो उनके बीच में कितनी फोर्स लगेगी, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो ये मैग्नीट्यूड है, दोनों चार्ज के बीच की जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड है ये। प्लस हमें क्या चाहिए अब इसमें, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन तो कोऑर्डिनेशन से ही पता चलेगी कि कोऑर्डिनेट क्या क्या है, चार्जेस कहाँ रखे हैं, ओरिजिन कहाँ है, क्योंकि डायरेक्शन हमेशा कहाँ से होगी, ओरिजिन से होगी। तो सपोज कि हमारे पास दो चार्ज हैं, एक Q1 और एक Q2। अब ये दोनों चार्जेस R1 और R2 पोजीशन वेक्टर पे रखे हैं। ये R1 R2 क्या है, इसके पोजीशन वेक्टर। ये R1 वेक्टर ये बता रहा है कि ये जो Q1 चार्ज है हमारा, वो Q1 चार्ज इतनी डिस्टेंस पर और इस डायरेक्शन में रखा है ओरिजिन से। ये जो Q2 चार्ज है ये इतने वैल्यू मैग्नीट्यूड पे रखा है और इसका डायरेक्शन ये है पोजीशन का, इस पोजीशन में, इस डायरेक्शन में रखा है यहाँ पे इतनी दूरी पर। अब ये जो R21 है ये क्या है, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम चार्ज Q2 टू Q1। ये जो R21 है, R21 क्या है, ये रहा R21 जो है क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम चार्ज Q2 टू Q1, Q2 टू Q1। और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम चार्ज Q1 टू Q2। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ठीक है। तो जैसे ये R21 वेक्टर है, Q2 से Q1 का है डिस्प्लेसमेंट, और ये जो है डिस्प्लेसमेंट किसका होगा, इसे डिस्प्लेसमेंट को क्या कहेंगे, इस डिस्प्लेसमेंट को कहेंगे R12 वेक्टर, दैट इज फ्रॉम Q1 टू Q2। क्या है, Q2 से Q1 तक क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम चार्ज Q2 टू Q1। तो ये यहां से यहां तक की डायरेक्शन को क्या कहेंगे, R12 वेक्टर। दिस इज ए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम चार्ज Q2 टू Q1। ये दोनों ही डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। तो R21 क्या दिखा रहा है, R21 वेक्टर में बता रहा है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये इस डायरेक्शन में है। R12 क्या दिखा रहा है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये सब हमारा गिवन है, ये सारी चीजें गिवन है कि कंसीडर टू चार्ज Q1 Q2 प्लेस्ड एट पोजीशन वेक्टर R1 एंड R2, R1 R2 पे रखे हैं, वेयर R12 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम चार्ज Q1 टू Q2 है। ये जो है क्या है, Q1 टू Q2, ये Q2 टू Q1। F12 क्या है, फोर्स ऑन चार्ज Q1 बाई Q2। तो F12 ये जो फोर्स है F12, ये इस चार्ज के द्वारा इस चार्ज पर लगने वाली फोर्स है, दैट इज ए फोर्स ऑन चार्ज Q1 बाई Q2। और ये F21 है, फोर्स ऑन चार्ज Q2 बाई Q1। अब इसका डेरिवेशन यानी कि मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन हम कैसे रखेंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, अब कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से जो फोर्स होती है, इसका फॉर्मूला कोई भी एक फोर्स निकाल लो आप, F21 निकाल लो, सपोज F21 निकाल रहे हैं। तो F21 वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड क्या आया था, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस क्या है, तो हमें निकालना है F21। F21 ये है जो कि इस डायरेक्शन में है, और इस डायरेक्शन में कौन सा डिस्प्लेसमेंट है हमारा, R12। तो डिस्प्लेसमेंट तो यही लेंगे ना, तो डिवाइड में क्या लेंगे, R12। अब नीचे की तरफ डिवाइड में तो वेक्टर होता नहीं, और ये तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डिवाइड में कभी भी वेक्टर हम कभी नहीं लिखते, तो इसको किस में बंद कर देंगे, मोड में। तो अब इसका एक मैग्नीट्यूड ही हो गया, इसका क्या था, स्क्वायर। तो K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये तो हमारा कूलम्ब्स लॉ से हमने पहले ही निकाल लिया था, ये तो मैग्नीट्यूड है। अब डायरेक्शन इसमें हमें और मल्टीप्लाई करनी है। डायरेक्शन कैसे मल्टीप्लाई करें, फोर्स की डायरेक्शन तो पता नहीं। अब इसके लिए एक पॉइंट समझो, अगर हमारे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, इस ए कंप्लीट वेक्टर है, इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। इस ए वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, दोनों चीजें हैं। अब एक दूसरा वेक्टर है हमारा बी वेक्टर, जिसका हमें मैग्नीट्यूड तो पता है लेकिन डायरेक्शन हमें नहीं पता। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है और डायरेक्शन नहीं पता,
लेकिन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी पता है और डायरेक्शन भी पता है, और हमें ये भी पता है कि दोनों वेक्टर जो है सेम डायरेक्शन में है। तो मैं इसकी डायरेक्शन बी में जो डायरेक्शन है मैं यहां से उठा के इसकी डायरेक्शन इसमें पेस्ट कर दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी वेक्टर का मुझे केवल मैग्नीट्यूड पता है, डायरेक्शन नहीं पता, लेकिन बी वेक्टर जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में ए वेक्टर भी है, तो मैं ए वेक्टर से मैग्नीट्यूड तो ना लूं और केवल डायरेक्शन लूं और इसके साथ पेस्ट कर दूं, तो बी वेक्टर कंप्लीट हो जाएगा हमारे पास, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। तो अगर मुझे बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड में ए का डायरेक्शन पेस्ट करना हो तो ए से केवल डायरेक्शन आए, मैग्नीट्यूड ना आए, तो उसके लिए हमारे पास क्या है कि हम क्या लें यहाँ पे ए कैप, क्योंकि ए कैप यानी कि यूनिट वेक्टर ऑफ ए हमें क्या देता है कि जब मैग्नीट्यूड 1 होगा और केवल क्या होगी, डायरेक्शन होगी। यूनिट वेक्टर का मतलब है द मैग्नीट्यूड इज 1, मैग्नीट्यूड 1 होगा, जिसका फॉर्मूला भी यही है कि अगर मैं ए कैप यानी कि यूनिट वेक्टर ऑफ ए का फॉर्मूला बनाता हूं तो ये फॉर्मूला होता है कि ए वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर के अंदर क्या आ गया, मैग्नीट्यूड भी है, इनटू में डायरेक्शन भी है, और डिवाइड में क्या लिया हमने, केवल मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड कैंसिल हो गया, कितना आएगा 1 इंटू डायरेक्शन, यानी कि केवल क्या है, डायरेक्शन। तो मैं बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड में अगर ए का यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास बी वेक्टर कंप्लीट हो जाएगा विद मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, क्योंकि ए और बी दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें पता है कि F21 वेक्टर हमें निकालना है जिसका हमारे पास मैग्नीट्यूड है, लेकिन इस F21 वेक्टर की डायरेक्शन नहीं है। लेकिन हमें क्या पता है, यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जो F21 की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन बेटा किसकी है, R12 की डायरेक्शन भी वही है। तो क्या मैं R12 का यूनिट वेक्टर निकाल लूं और F21 के मैग्नीट्यूड में मल्टीप्लाई कर दूं तो F21 वेक्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो F21 वेक्टर की डायरेक्शन कहां से मिलेगी, R12 वेक्टर से मिलेगी, हम इसका यूनिट वेक्टर ले लेंगे। तो अब इस F21 वेक्टर में मल्टीप्लाई करेंगे R12 कैप की, यूनिट वेक्टर ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम चार्ज Q1 टू Q2। अब इसके यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, वेक्टर R12 वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेस क्या है, सेम, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, यहाँ पावर 2 है यहाँ 1 है, तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो नेक्स्ट हमारा आ जाएगा F21 वेक्टर इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई R12 वेक्टर मोड क्यूब मल्टीप्लाई बाई R12 वेक्टर, ये आ गया। अब R12 वेक्टर क्या हमें गिवन है, क्या हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि R12 वेक्टर है, नहीं, हमारे पास क्या है R1 वेक्टर और R2 वेक्टर, यानी कि हमें चार्जेस के पोजीशन पता हैं। हमें ये पता है कि चार्जेस क्या हैं, Q1 और Q2 ये गिवन है, और हमें गिवन है कि ये Q1 वेक्टर का पोजीशन क्या है R1 और Q2 वेक्टर का पोजीशन क्या है R2, इनके पोजीशन वेक्टर गिवन है, ये हमें इनसे निकालने हैं। तो इसके नीचे ये डेरिवेशन करते हैं। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि किसी भी ट्रायंगुलर वेक्टर फॉर्म में अगर किसी एक वेक्टर के हेड पर हेड हो और टेल पर टेल हो तो वो क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है। तो यहाँ देखो, एक वेक्टर हमारा हो गया R1 वेक्टर जो इस डायरेक्शन में है, एक वेक्टर हो गया R2 वेक्टर जो इस डायरेक्शन में है, और एक हो गया R12 वेक्टर। तो इन तीनों में से कौन सा वेक्टर है जिसके हेड पे हेड हो टेल पर टेल हो। अब देखो, एक तो ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर है। इस वेक्टर के हेड पर हेड है और टेल पर टेल है, तो क्या है R2 के है ना, R2 वेक्टर के देखो हेड पे हेड है और टेल पर टेल है। दैट मीन्स इन तीनों वेक्टर्स में R2 वेक्टर जो है ये बराबर होगा R1 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर। तो यहां से R12 वेक्टर हमें निकालना है, तो कितना आ जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये निकल गया। तो R12 वेक्टर इसमें आ जाएगा, R1 और R2 वेक्टर हमें गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं R12 वेक्टर ना लेके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को R21 वेक्टर लेता हूं, ये लेता हूं R21 वेक्टर, तब एक हो गया हमारे पास R1 वेक्टर, एक R2 वेक्टर और तीसरा हो गया R21 वेक्टर। तब कौन सा रिजल्टेंट वेक्टर होगा इन तीनों में से,
R1 वेक्टर होगा, क्योंकि R1 वेक्टर के हेड पर हेड है और टेल पर टेल है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि R1 वेक्टर दैट इज इक्वल टू R2 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर। तो यहाँ से R21 वेक्टर की वैल्यू कितनी निकलेगी, ये आ जाएगी R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ये दोनों वैल्यूज हमारे पास आ गई, R12 और R21। अब यहाँ पे R12 की वैल्यू पुट कर दो, बस इतना काम है। तो F21 वेक्टर जो है ये हमारा होगा K Q1 Q2 डिवाइड बाई R12 वेक्टर की वैल्यू क्या है, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर मोड क्यूब मल्टीप्लाई बाई R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। और ये हमारा वेक्टर फॉर्म में कूलम्ब्स लॉ आ गया। अब इसके पास मैग्नीट्यूड भी है प्लस डायरेक्शन भी। इसी प्रकार सिमिलरली तरीके से अगर हम F21 ना निकाल के F12 निकाल लें, तो F12 वेक्टर का फॉर्मूला निकाले तो क्या होगा, F12 किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में कौन सी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, R21। तो R12 ना लेके अब क्या लेंगे, R21 लेंगे। और R21 की वैल्यू क्या है, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, K Q1 Q2 डिवाइड बाई R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर मोड क्यूब मल्टीप्लाई बाई R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ये आ जाएगा। मतलब इन दोनों में क्या अंतर है, इन दोनों में बस अंतर किस चीज का है, डायरेक्शन का। ये इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में है, डायरेक्शन अपोजिट है और मैग्नीट्यूड सेम है। जब डायरेक्शन अपोजिट और मैग्नीट्यूड सेम होंगे तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि F12 वेक्टर जो है ये बराबर है माइनस F21 वेक्टर के, यानी कि these two vectors are equal and opposite, equal in magnitude, opposite in direction। ये हो गया, यही हमारा कूलम्ब्स लॉ है वेक्टर फॉर्म में। नेक्स्ट है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इसका मतलब क्या है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब होता है कि सपोज कि कोई वेक्टर क्वांटिटी का सम करना है। कोई एक चार्ज है यहाँ पे और उस चार्जेस के आसपास बहुत सारे चार्ज हैं, तो सारे चार्जेस उस चार्ज पर क्या लगा रहे होंगे, फोर्स। और फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब एक चार्ज पर कई सारी वेक्टर क्वांटिटीज अप्लाई हो रही हैं, तब उन सबका सम कैसे करना है, टोटल कैसे करना है। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो सम कैसे करेंगे, वेक्टर के तरीके से करेंगे। पहले दो वेक्टर जोड़ो, एक आ जाएगा, फिर दो जोड़ो, फिर एक आ जाएगा, धीरे धीरे। तो वेक्टर सम करने के बाद ही उसका टोटल फोर्स आएगा। और इसी को क्या कहते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। कि अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कि सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूं कि हमारे पास एक चार्ज है Q0 और इस चार्ज के चारों तरफ कई सारे चार्ज हैं। जैसे कि यहाँ पे है Q1, यहाँ है Q2 और यहाँ इसी तरह बहुत सारे हैं, यहाँ है Qn। तो ये सारे चार्ज इस पर फोर्स लगा रहे होंगे। इस Q1 चार्ज ने फोर्स लगाया इस तरफ, ये डायरेक्शन है। तो यहां से यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा इसे क्या कहेंगे हम, R1 नोट। यानी कि Q1 से Q0 तक का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है दैट इज R1 नोट। ये चार्ज इस चार्ज पर फोर्स लगा रहा होगा इस डायरेक्शन में। अच्छा, इस फोर्स को क्या कहेंगे, F01, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज Q0 बाई Q1। अब ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, R2 नोट, Q2 से Q0 तक। और ये फोर्स क्या होगा, F02, फोर्स ऑन चार्ज Q0 बाई Q2। और ये चार्ज फोर्स किधर लगा रहा होगा, इस साइड, इसे कहेंगे F0n, फोर्स ऑन चार्ज Q0 बाई Qn। और ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है दैट इज Rn नोट। तो ये बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं इसी एक कॉमन चार्ज पर, Q0 पर काफी सारे फोर्स लग रहे हैं और सारे फोर्स क्या हैं, वेक्टर। तो जो नेट फोर्स ये Q0 चार्ज एक्सपीरियंस करेगा वो नेट फोर्स इन सारे फोर्सेस का वेक्टर सम होगा। सभी फोर्सेस का वेक्टर सम जो फोर्स होगा दैट चार्ज विल एक्सपीरियंस। और हो सकता है कि अगर ये चार्ज, सपोज हमारे पास इस तरह कोई क्वेश्चन है कि हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर फॉर्मेशन में एक फिगर है
और इस स्क्वायर के हर एक वर्टेक्स पर कितना चार्ज रखा है, Q, और यहाँ पे बीच में एक चार्ज है Q नोट। तो मुझे बताओ ये चार्ज इसमें फोर्स किधर लगा रहा होगा, इस साइड, ये चार्ज इस साइड, ये चार्ज इस साइड और ये इस साइड। तो ये चार वेक्टर, चार फोर्सेज लग रही हैं, चारों वेक्टर हैं और चारों फोर्सेज क्या हैं, इक्वल। तो इस फोर्स से ये फोर्स कैंसिल हो जाएगा, इस फोर्स से ये कैंसिल हो जाएगा। तो चार फोर्स लगने के बाद भी जो वेक्टर सम टोटल फोर्स का आया वो कितना आया, 0। तो ये कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। तो वेक्टर सम और नॉर्मल स्केलर सम अलग होते हैं। तो अब कैसे करेंगे इसकी वेक्टर सम कैसे करेंगे, तो इसके यहां से यहां पे लिखेंगे कंसीडर ए चार्ज टू नोट experiences forces by charges Q1 Q2 Qn। अब तो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, F नोट 1 प्लस F नोट 2 प्लस F नोट n। ये सारे फोर्सेस जो इंडिविजुअल फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं इस चार्ज पर Q नोट पर, इन सारे फोर्सेस का वेक्टर सम। और वेक्टर को कैसे लिखते हैं ये हमने देख ही लिया। तो F नेट जो होगा, फिर नेक्स्ट F नेट दैट इज इक्वल्स टू F नोट 1 की वैल्यू क्या होगी, कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से वेक्टर फॉर्म में जैसे हमने किया था। तो F नोट 1 ये जो फोर्स है ये कितना होगा, ये होगा K Q नोट Q1 बाई, अब डायरेक्शन के लिए क्या लोगे, जो डायरेक्शन इसकी है वही इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की है, R1 नोट की। तो डिवाइड में R1 नोट वेक्टर मोड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे R1 नोट कैप, डायरेक्शन के लिए ये डायरेक्शन होगी, प्लस F नोट 2 की वैल्यू क्या होगी, K Q नोट Q2 डिवाइड बाई R2 नोट वेक्टर मोड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई R2 नोट कैप, प्लस Fn की वैल्यू क्या होगी, K Q नोट Qn डिवाइड बाई Rn नोट वेक्टर मोड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई Rn नोट कैप। यही होगा वेक्टर सम। इसमें से कॉमन निकाल लो बाहर, कॉमन क्या है, F नेट दैट इज इक्वल टू K Q नोट, K और Q नोट ये सब में कॉमन है। फिर अंदर रखो ब्रैकेट में क्या क्या बच गया, यहाँ है Q1 डिवाइड बाई R1 नोट वेक्टर मोड स्क्वायर R1 नोट कैप प्लस Q2 डिवाइड बाई R2 नोट वेक्टर मोड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई R2 नोट कैप प्लस Qn डिवाइड बाई Rn नोट वेक्टर मोड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई Rn नोट कैप। इसको लिखने का क्या तरीका है, K Q नोट इसको किस में लिखेंगे, सिग्मा में, ठीक है सिग्मा। अब ये Q की वैल्यू देखो यहाँ Q1 Q2 इसी तरह Q3 Q4 और कहां तक है Qn तक। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं कि I जो है इसका मतलब है कि I की वैल्यू कहां से है, 1 से लेकर n तक है। तो इसे 1 बार 1 से लेकर n तक बार बार प्लस हो रहा है, इसका मतलब प्लस ही है सिग्मा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे QI, बस इतना। इसका मतलब ये Q1 नेक्स्ट Q2 प्लस Q3 Qn तक डिवाइड बाई R1 to n, बाद में 0 0 0, ये तो नोट तो सेम ही है, यहाँ लिखेंगे RI नोट वेक्टर मोड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई RI नोट कैप, एंड दैट इज द फाइनल आंसर। इस तरीके से इसका डेरिवेशन करें, ठीक है। मतलब वही है कि जितने भी फोर्सेस हैं वेक्टर फॉर्म में हैं और सारे फोर्सेस का वेक्टर सम करना है, एंड दैट इज योर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नेक्स्ट
एग्जाम्पल क्वेश्चंस करेंगे। इस चैप्टर में 3 चीजें हैं, 3 स्टेप। एक है कि हमें फोर्स के बारे में पढ़ना है कि दो चार्ज आपस में फोर्स कितना लगा रहे होंगे, कितना इंटरेक्शन होगा, क्या फोर्स होगा, उसके बारे में सारी डेरिवेशन हमने समझ ली। नेक्स्ट आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और फिर होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसके क्वेश्चंस भी ऐसे करेंगे, एनसीईआरटी के जितने एग्जाम्पल है बीच बीच में करते रहेंगे। तो पहले फोर्सेस के एग्जाम्पल करेंगे, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के और फिर फ्लक्स के, टॉपिक वाइज। तो पहला एग्जाम्पल क्या है, अब क्वेश्चन करने का न्यूमेरिकल समझने है आपको, ये ध्यान देना है। न्यूमेरिकल के जो तरीके हैं उन पर आपको फोकस करना है बिल्कुल। तो जो हमारा एग्जाम्पल 1 है, यहीं से फोकस करो कि किस तरीके क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर होते हैं हर एक सेकंड में। यानी कि एक सेकंड में टाइम कितना है 1 सेकंड। 1 सेकंड में कितने चार्जेस, कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन है हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट ए टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम। क्वेश्चन है कि 1 कूलम चार्ज होने के लिए कितने टाइम की रिक्वायरमेंट है, यानी कि टाइम पूछ रहा है और चार्ज कितना है 1 कूलम। कह रहा है 1 कूलम ऑफ चार्ज ट्रांसफर करना है और कितना टाइम यूज होगा, कितना टाइम लगेगा ये बताओ। तो ये क्या ये 2 ट्रैक का क्वेश्चन है, जैसे कि हमने पहले बात की थी कि 2 ट्रैक के क्वेश्चन होंगे। वही दोबारा से एक बार देखो, अगर मैं कहता हूं कि एप्पल ही ले लो कि 1 केजी एप्पल जो है इनका रेट है 40 रुपीज पर केजी, 40 रुपीज पर केजी इसका रेट है। अब क्वेश्चन आता है कि बताओ कि 2 केजी ऑफ प्लास्टिक ये हमारे पास है, तो इसमें कितने सारे एप्पल्स आएंगे, कितना अमाउंट आएगा एप्पल का। तो ये क्वेश्चन 2 ट्रैक का हो गया। जब तक हमें ये पता नहीं होगा कि इस 2 केजी का रेट क्या है, तब तक हम इसमें एप्पल की वैल्यू पता कर ही नहीं सकते। अब अगर सिंपल सा क्वेश्चन ये होता कि जो एप्पल का रेट है वो 40 रुपीज पर केजी है, तो बताओ 80 रुपीज में या 120 रुपीज में कितने एप्पल आएंगे, तो हम बताते कि 2 केजी या 3 केजी आएंगे। सिंपल क्वेश्चन है, 1 ट्रैक का क्वेश्चन होता, लेकिन इसने ट्रैक बदल दिया। ये कह रहा है अब प्लास्टिक में पूछ रहा है कि अब बताओ, रुपीज में दिया है, प्लास्टिक में पूछ रहा है। तो जब तक प्लास्टिक और रुपीज का रिलेशन हमें पता नहीं होगा ये क्वेश्चन नहीं होगा। वैसा ही क्वेश्चन ये है, उसने कहा टाइम और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का रिलेशन दिया है, टाइम और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का रिलेशन दिया है। क्वेश्चन पूछ रहा है टाइम और अमाउंट ऑफ चार्ज में। तो जब तक हमें यह पता नहीं होगा कि इस 1 कूलम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तब तक हमारा क्वेश्चन नहीं होगा। और ये वैल्यूज मैंने बताया था कि क्वेश्चन में नहीं दी होती, ये बेसिक होता है। तो अब बताओ कि आपके बेसिक जो आपने पहले पढ़ा है उसमें किस कंसेप्ट में, किस थ्योरी में, कहां पे ये दिया हुआ है कि नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल और अमाउंट ऑफ चार्ज का रिलेशन है, कहां है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का यूज करेंगे यहां पे, ठीक है। यहां किसका यूज होगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का यूज होगा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमें बताता है अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमें बताता है कि Q टोटल दैट इज इक्वल टू N इंटू E। N क्या है, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल, E क्या है, चार्ज ऑन 1 पार्टिकल, 1 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल चार्ज हमारा कितना है 1 कूलम। नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें निकालने हैं और नंबर इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अब n की वैल्यू निकालनी है, कितनी निकलेगी 1/1.6 10 की पावर -19 विच इज 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये क्वेश्चन सिंपल हो गया। अब आपको पता है कि 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये सिंपल है कि इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं 1 सेकंड में, तो बताओ इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे कितने सेकंड में। अब ये सिंपल है, समझ आया। तो हम यहां लिखेंगे
10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स पर्स इन 1 सेकेंड। 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन 1 इलेक्ट्रॉन कितने टाइम में ट्रांसफर होगा? 1/10 की पावर 9 सेकेंड में। और हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? एक कूलाम में, एक कूलाम चार्ज कह रहे हैं ना ट्रांसफर करना है, और एक कूलाम में होते हैं इतने इलेक्ट्रॉन्स। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स कितने टाइम में ट्रांसफर होंगे? तो 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स विल ट्रांसफर इन कितने टाइम में होंगे? 1/10 की पावर 9 मल्टीप्लाई बाई 6.25 इंटू 10 की पावर 18। अब इसे कैंसिल आउट करो, 10 की पावर 9 ऊपर जाए क्या हो जाएगा? -9, 18 माइनस 9 इज +9, तो आंसर इज 6.25 इंटू 10 की पावर 9 सेकेंड्स। हमारी मर्जी है कि इन सेकंड्स को हम आवर्स में भी निकाल सकते हैं, डेज में भी और ईयर में भी। तो ईयर में भी इसको कन्वर्ट करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर पूछ रहा हो क्वेश्चन में कि ईयर्स में ही बताओ तभी बताना, सेकंड्स में भी रहने तो कोई दिक्कत। क्लियर है क्वेश्चन? तो 2 ट्रैक के क्वेश्चन इस तरह करनी है हमें सिमिलर करके, ठीक है। तो ये ट्रैक था, ये अलग ट्रैक था, तो हमने इन दोनों ट्रैक्स को क्या कर दिया? जोड़ दिया। और उसे जोड़ने का जो तरीका है हमें पता होना चाहिए, कहीं पे मोल कंसेप्ट यूज होता है, कहीं क्वांटाइजेशन है, कहीं अदर कोई ट्रिक यूज होगी। नेक्स्ट सेकेंड एग्जांपल है, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन ए कप ऑफ वाटर। आपके पास एक कप ऑफ वाटर है और उस कप ऑफ वाटर के अंदर आपको बताना है कि जो भी अमाउंट वाटर का उसमें है, उसके अंदर वाटर का जो अमाउंट है उसमें कितने पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हैं। हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर। अब कैसे पता चलेगा? अब वाटर कप के अंदर क्या है? वाटर है। तो हमारे पास जो कप है उस कप के अंदर क्या है? वाटर है। अच्छा, अब वाटर का तो हमें अमाउंट ही पता हो सकता है ना, पहले तो यही पता हो सकता है कि जो हमारे पास वाटर है वो 100 ग्राम है या 150 ग्राम है या 250 ग्राम है, ठीक है। कप का साइज इट मे बी डिफरेंट, तो हमने कप मान लिया, कप के अंदर जो वाटर है उसका अमाउंट कितना है? 180 ग्राम, फॉर द सिंप्लिसिटी, ताकि हमारा डेरिवेशन सिंपल तरीके से हो जाए, कैलकुलेशन सिंपल हो जाए। तो हमने मास ऑफ वाटर उसके अंदर कंसीडर किया, तो हमने यहां लिखा लेट मास ऑफ वाटर इन 1 कप इज 180 ग्राम। इतना मास हमने उसमें कंसीडर कर लिया। इसके अंदर है क्या? वाटर ही है, ठीक है। वाटर क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला H2O। H2O के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कितने प्रोटॉन्स होते हैं? बताओ जरा, कितना प्लस ई होगा, कितना माइनस ई होगा? अब ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8। अब प्रोटॉन्स भी कितने होते हैं? 8, ठीक है। और हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1। एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन। 2 हाइड्रोजन है, 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के, 2 और 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के। तो इसके पास H2O के पास 10 तो होगा माइनस ई और 10 ही होगा प्लस ई, तो -10E और +10E। इतने सारे ई होंगे, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन होंगे और 10 प्रोटॉन होंगे पूरे वाटर के पास, ठीक है। तो हम क्या इसमें चार्ज भी निकाल सकते हैं? चार्ज कितना होगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें पता है या प्रोटॉन्स हमें पता है कितने हैं, 10। तो चार्ज कितना होगा? साइड में लिख लो कि जो चार्ज होगा, चार्ज Q इन चार्ज इन 1 मोलिक्यूल ऑफ वाटर, 1 मोलिक्यूल ऑफ वाटर। अब वाटर के एक मोलिक्यूल में कितना चार्ज है बेटा? देखो, तो जितना प्लस का चार्ज होगा उतना ही किसका होगा? माइनस का होगा। तो इसे प्लस माइनस ऐसे लिख दो। तो फॉर्मूला क्या है? N इंटू ई। तो N की वैल्यू कितनी है? 10, और E की वैल्यू कितनी है? 1.6 10 की पावर -19। तो कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 10 की वैल्यू यहाँ 1 है, यहाँ -19 है, कितना बचा? 1.6 इंटू 10 की पावर -18 कोलाम। तो जो हमारा चार्ज होगा
इन 1 मोलिक्यूल ऑफ वाटर, इन 1 मोलिक्यूल ऑफ वाटर, वो इतना ही प्लस में होगा, इतना ही माइनस में होगा। क्वेश्चन क्या है? अब क्वेश्चन उसने हमें दिया है कि हमारे पास 180 ग्राम ऑफ वाटर है, मास हमें वाटर का पता है, और हमें यह पता है कि वाटर के एक मोलिक्यूल के अंदर इतने कूलाम चार्ज होता है, और हमें यह बताना है कि 180 ग्राम में कितने कूलाम ऑफ चार्ज होगा। अब क्या मास और चार्ज का रिलेशन हमें पता है? नहीं पता। क्या हमें मास और नंबर ऑफ वाटर पार्टिकल्स का रिलेशन पता है? पता है। मोल कंसेप्ट हमें क्या देता है कि हम रिलेशन कर पाए मास और चार्ज पार्टिकल में, ठीक है। तो मोल कंसेप्ट से यूज करेंगे। तो 1 मोल जो है, 1 मोल किसके बराबर होता है? अवोगाद्रो नंबर के। अवोगाद्रो नंबर कितना होता है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। और मास में किसके बराबर होता है? अगर एटम है तो एटॉमिक मास इन ग्राम, और अगर वो कोई मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। तो वाटर का क्या है हमारे पास? मॉलिक्यूल ही है। तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है वाटर का? मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O कितना होता है? 16 तो इसका है मास, और 1 हाइड्रोजन का है, तो 2 ऐड हो गए, कितना हो गया? 18। इसको ग्राम में लिखो। तो 18 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे? वाटर के कितने पार्टिकल होंगे? तो 180 ग्राम में कितने होंगे? मल्टीप्लाई कर दो 10 की, 10 टाइम्स होंगे। तो हम यहां लिखेंगे नंबर ऑफ वाटर पार्टिकल्स इन 18 ग्राम इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। और ये बेटे हमने कहां से लिखा? ये हमने लिखा है मोल कंसेप्ट से। नंबर ऑफ वाटर पार्टिकल्स इन 1 ग्राम, 1 ग्राम में कितने होंगे? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइड बाई 18। और नंबर ऑफ वाटर पार्टिकल्स इन 180 ग्राम, 180 ग्राम में कितने होंगे? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइड बाई 18 मल्टीप्लाई बाई 180। तो कितना आ जाएगा? 6.022 इंटू 10 की पावर 24। हमारे पास 1 कप ऑफ वाटर के अंदर 180 ग्राम मास था। 180 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं वाटर के? इतने पार्टिकल्स हैं, ठीक है। और हर एक पार्टिकल के अंदर कितना चार्ज है? इतना चार्ज है। तो बताओ कि इतने पार्टिकल्स के अंदर कितना चार्ज होगा? हम क्या करें? मल्टीप्लाई करा दें। तो हम यहां लिखेंगे कि जो टोटल चार्ज होगा दैट इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 24 मल्टीप्लाई बाई 1.6 इंटू 10 की पावर -18। इतना ही चार्ज हमारा प्लस में होगा और इतना ही चार्ज माइनस में होगा। इसको मल्टीप्लाई करके जो भी चार्ज आता है वही आपका क्या होगा? आंसर। ये बात समझ आई? सिंपल है। इसमें भी ट्रैक बदले हैं उसने। कैसे बदले हैं? हमें उसने एक्चुअली में कहा कि हमारे पास 1 कप ऑफ वाटर है। 1 कप ऑफ वाटर से हम क्या एजम्पशन कर सकते हैं कि इसका मास क्या होगा? वो हमारे ऊपर है ना। तो हमने मास एज्यूम कर लिया कि 180 ग्राम होगा, ठीक। अब 180 ग्राम हमारे पास वाटर का कंटेंट है, और हमें पता करना है कि उसके अंदर चार्ज कितने हैं। इतने सारे चार्ज है, कितना कूलाम प्लस में है, कितना कूलाम माइनस में है। लेकिन वो तो हमें नहीं पता। हमें क्या पता है कि वाटर के 1 मोलिक्यूल के अंदर इतना चार्ज होगा प्लस में, इतना माइनस में। वो कैसे निकाल लिया हमने? क्योंकि 1 मोलिक्यूल के अंदर इतना माइनस होगा और इतना प्लस ही होगा। तो टोटल चार्ज इसका जो चार्ज है वो निकालना हो तो हमने यहाँ पे क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला यूज किया, Q इक्वल टू N इंटू E। तो इतना चार्ज है कि वाटर के एक पार्टिकल के अंदर इतना चार्ज प्लस होगा और इतना ही माइनस होगा। एक पार्टिकल का चार्ज आ गया, लेकिन हमारे पास क्या था? मास। अब हमें क्या करना है? अब हम ये क्वेश्चन तभी होगा जब हम मास का रिलेशन किस में लेके आए? चार्ज पार्टिकल्स में, कि चार्ज पार्टिकल कितने हैं। तो चार्ज पार्टिकल के लिए हमने मोल कंसेप्ट यूज किया। वही है, 2 ट्रैक को जोड़ने का काम कौन करेगा? मोल कंसेप्ट।
तो यहाँ पे मोल कंसेप्ट करेगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल और इधर मास। तो 18 ग्राम में पता चला इतने पार्टिकल होते हैं, 180 ग्राम में इतने होंगे, तो टोटल पार्टिकल्स इतने हैं, एक पार्टिकल में इतना चार्ज है, तो टोटल चार्ज हमारा फाइंड आउट हो गया। क्लियर है? तो 2 ट्रैक के भी क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कूलम्ब्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस एंड न्यूटन्स लॉ फॉर ग्रेविटेशन फोर्स फॉर 2 स्टेशनरी मासेस। ये जो दोनों ही है, जो हमने दोनों ही पढ़े हैं, कि हमने देखा है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला है बेटा, उसमें भी क्या आता है 1/r², है ना। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला था उसमें भी क्या आता है 1/r², है ना, 1/r²। तो दोनों ही क्या हैं, दोनों ही इनवर्स में r के स्क्वायर पे डिपेंड करते हैं, चाहे ग्रेविटेशन फोर्स हो चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो। ये बात वो कह रहा है। इसके बाद देखो क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस। इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस दैट मींस 1/r², इनवर्स में r² ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज एंड मासेस रिस्पेक्टिवली। चाहे चार्ज की बात हो रही हो चाहे मासेस की हो रही हो ग्रेविटेशन में, लेकिन दोनों में 1/r² आ रहा है, ये इसने कहा। इसके बाद पूछ रहा है कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस। इन फोर्सेस के स्ट्रेंथ को कंपेयर करो। जब कंपैरिजन की बात आएगी हम हमेशा क्या निकालते हैं, रेशो। इसके रेशो में इससे ये इतने टाइम्स ज्यादा है या इससे इतने टाइम्स कम है, रेशो निकालनी होती है। और किसकी रेशो निकालनी है, कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस। कौन कौन सी फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द चार्जेस एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द मासेस बाय डिटरमाइनिंग द रेशो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। अब ये कंपैरिजन तो करना है, रेशो तो निकालना है स्ट्रेंथ का। किस किस के लिए निकालना है, सबसे पहले अब ए का जो 1 पार्ट है, सबसे पहले किसके लिए निकालना है कि हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। और सेकंड केस में हमारे पास क्या है, 2 प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, ये पहले ए पार्ट करते हैं इसका। तो ए पार्ट में रेशो निकालना है। हमारे पास क्या है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। अच्छा, अब इनके मासेस क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन का मास होगा me, प्रोटॉन का मास होगा mp। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो कितना होगा -e, प्रोटॉन का जो चार्ज है कितना होगा, प्रोटॉन का चार्ज कितना होगा +e। इनके बीच की जो डिस्टेंस है, आप कॉमन सी डिस्टेंस मान लो कितनी है r। तो इनके मासेस हैं, इस वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा होगा, और चार्जेस हैं इस वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लग रहा होगा। तब इनका रेशो देखना है हमें कितना है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ये रेशो में फाइंड आउट करना है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, K Q1। अच्छा, Q1 की वैल्यू क्या है, कितना है E, और Q2 कितना है E, तो यहाँ पे यूज करेंगे KE² अपॉन में r² डिवाइड बाई ग्रेविटेशनल फोर्स मासेस के बीच में कितना होगा, G me mp अपॉन में r²। अब ये r² से r² क्या होगी, कैंसिल आउट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा जो आया, ये आया KE² डिवाइड बाई G me mp। ठीक, अब इसकी कैलकुलेशन हम करते हैं, तो K का वैल्यू हमें पता है कितना होता है, K का वैल्यू 9 × 10⁹ ठीक है। अब E का वैल्यू कितना है 1.6 × 10⁻⁻19 इसका स्क्वायर, और डिवाइड बाई G का वैल्यू 6.67 × 10⁻11 और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1, यहाँ पे दी भी गई है वैल्यू। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना है और मास ऑफ प्रोटॉन इतना है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 10⁻⁻। अच्छा, ये मास me की वैल्यू 9.11 × 10⁻31 मल्टीप्लाई बाई मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 × 10⁻27। अब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे 2.4 × 10⁻39, ये वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करते हैं ये वैल्यू आती है। तो मुझे बताओ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से कितने टाइम्स ज्यादा हुआ, इतना टाइम्स ज्यादा हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कंपैरिजन में क्या होगा,
नेग्लिजिबल होगा, इतना कम, मतलब इतना ज्यादा है कि इसको काउंट करना भी मुश्किल है, कर नहीं सकते हम काउंट। 10⁻39 इतने टाइम्स ज्यादा आ रहा है। तो ग्रेविटेशन फोर्स लगभग क्या है इसके आगे, नेग्लिजिबल है, इसका इफेक्ट होगा ही नहीं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काफी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी इसकी, और इसी वजह से ये क्वेश्चन भी दिया है ताकि हमें पता चले कि ग्रेविटेशन फोर्स इतना कम होता है इन कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब सेकंड पार्ट इसका क्या है, 4 2 प्रोटॉन्स, कि हमारे पास क्या है, 2 प्रोटॉन्स ही हो। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के बजाय क्या हो, केवल एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है ना, दोनों ही तरफ क्या रख दें, अगर दोनों तरफ हम प्रोटॉन्स रख दें, यहाँ पे भी प्रोटॉन है, यहाँ भी प्रोटॉन है, और जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना है, और इसका चार्ज कितना है, प्लस ही, इसका भी कितना है, प्लस ही, मास इसका mp, इसका मास भी कितना है, mp, ठीक है। तो अब यहाँ पे स्ट्रेंथ अगर निकालते हैं तो क्या होगी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइड बाई ग्रेविटेशन फोर्स, दैट इज ke² बाई r² डिवाइड बाई gmp इंटू mp, दोनों mp है, डिवाइड बाई r² से r² कैंसिल, दैट इज ke² डिवाइड बाई gmp²। अब इनकी वैल्यूज अगर रखते हैं, अगर हम इनकी वैल्यूज रखते हैं तो आंसर क्या होगा, 9 इंटू 10 की पावर 9, और ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 का स्क्वायर डिवाइड बाई 6.67 इंटू 10 की पावर -11 मल्टीप्लाई बाई मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10 की पावर -27 का स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, कितना आएगा इनका रेशो आएगा 1.3 इंटू 10 की पावर 36। ये रेशो भी क्या है, काफी ज्यादा है, 10 की पावर 36, दैट मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे भी क्या होगी, नेग्लिजिबल होगी, ठीक है। अब आते हैं इसके बी पार्ट पर। तो बी पार्ट इसका क्या बताएगा, देखते हैं। बी पार्ट में क्या है, एस्टिमेट the acceleration of electron and proton due to electrical force of their mutual attraction when they are 1 angstrom apart। हमारे पास बी पार्ट में पूछ रहा है, बी पार्ट में उसने पूछ रहा है वो कि हमारे पास 2 पार्टिकल हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, और उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1 एंगस्ट्रॉम, और 1 एंगस्ट्रॉम कितने मीटर होता है, 10 की पावर -10 मीटर। इतने मीटर की डिस्टेंस पर एक इलेक्ट्रॉन रखा है और एक प्रोटॉन रखा है। बताओ कि उनके बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या करेंगे, अट्रैक्शन। तो पूछ रहा है उस अट्रैक्शन की वजह से, म्यूचुअल अट्रैक्शन की वजह से दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन क्या होगा और प्रोटॉन का क्या होगा। ये यहाँ पे फिक्स नहीं है, ये दे कैन मूव इंडिपेंडेंटली। जब अट्रैक्शन होगा तो मूव करेंगे, तो कोई ना कोई क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, है ना। फोर्स लेगी तो क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। वही एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करना है। पहले ये बताओ, क्या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की वजह से या प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की वजह से जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो सेम होगी या डिफरेंट होगी, सेम होगी। जब 2 चार्ज आपस में इंटरेक्शन में होते हैं तो दोनों फोर्स सेम होती हैं, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होती है। वो हमने कूलम्ब्स लॉ में देख लिया, मैग्नीट्यूड विल बी सेम एंड द डायरेक्शन विल बी डिफरेंट। फोर्सेस दोनों सेम एक्सपीरियंस करेंगे, लेकिन मास जिसका कम होगा उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, वो भी देख लेते हैं। तो एक्सेलरेशन के लिए देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अब यहाँ पे लिखेंगे फॉर इलेक्ट्रॉन। एक्सेलरेशन किसके लिए निकालेंगे आप, इलेक्ट्रॉन के लिए, और इस साइड किसके लिए निकालते हैं, फॉर प्रोटॉन, यहाँ प्रोटॉन के लिए। देखो तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, सेम है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट इज इक्वल टू, फोर्स बराबर क्या होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अब या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही देख लो, पहले फॉर्मूला लगा दो क्या होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगी, ke², इसका भी चार्ज E है, इसका चार्ज भी E है, तो क्या होगा ke² डिवाइड बाई R की वैल्यू कितनी है, 10 की पावर -10, इसका स्क्वायर क्या आएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 9 इंटू 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई बाई 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इसका स्क्वायर, और डिवाइड बाई 10 की पावर -20, स्क्वायर करेंगे तो। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जगह आप क्या लिख सकते हो, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे किसके लिए देख रहे हैं हम,
इलेक्ट्रॉन के लिए, फोर्स इलेक्ट्रॉन पर देख रहे हैं, तो मास भी इलेक्ट्रॉन का होगा और एक्सेलरेशन भी इलेक्ट्रॉन का होगा। दैट इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई बाई 1.6 इंटू 10 की पावर -19 का स्क्वायर और डिवाइड बाई 10 की पावर -20। तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये बराबर होगा डिवाइड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 9.1 इंटू 10 की पावर -31। अब ये वैल्यू अगर कैलकुलेट करते हैं तो एक्सेलरेशन कितना आता है 2.5 इंटू 10 की पावर 22 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब प्रोटॉन का एक्सेलरेशन क्या होगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोटॉन की भी कितनी है, सेम है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रॉन की और प्रोटॉन की दोनों की सेम होगी। अब प्रोटॉन के लिए लगा के देखो फोर्स, इसका भी चार्ज ही होगा, इसका भी ही होगा, तो फोर्स तो वही लगेगी के ई स्क्वायर डिवाइड बाई 10 की पावर -10 यानी कि आर इसका स्क्वायर, तो वही होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जगह आप क्या रखोगे यहाँ पे मास इंटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ प्रोटॉन है तो किसका मास रखोगे प्रोटॉन का, तो प्रोटॉन का मास mp इंटू में एक्सेलरेशन ap दैट इज इक्वल टू के ई स्क्वायर डिवाइड बाई 10 की पावर -20। तो एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन जो है वो क्या होगा, के की वैल्यू लिखो 9 इंटू 10 की पावर 9 ई 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इसका स्क्वायर डिवाइड बाई अब 10 की पावर -20 मल्टीप्लाई बाई मास ऑफ प्रोटॉन कितना है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 और एक्सेलरेशन कितना आएगा इसका 1.4 इंटू 10 की पावर 19 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसका एक्सेलरेशन होगा। तो फोर्सेस दोनों के सेम है, तो दोनों फोर्सेस में दोनों केसेस में क्या करेंगे मास इंटू में एक्सेलरेशन, इधर इलेक्ट्रॉन था तो m e इंटू ए और इधर प्रोटॉन है तो mp इंटू में ap, तो ये दोनों ही फोर्सेस के बराबर होंगे और फोर्सेस दोनों केसेस में क्या होंगी सेम। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में